नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी और अब वक्त हो गया है मुकाबला का। महंगाई और बेरोजगारी के नाम पर आज कांग्रेस ने दिन भर सड़क पर जमकर हंगामा किया। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी दिल्ली में सड़कों पर उतरे तो दूसरे राज्यों में कांग्रेस के स्थानीय नेता मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी और जुलूस निकालने में व्यस्त रहे। संसद परिसर से लेकर सड़कों तक कांग्रेस को अपनी बात खुलकर रखने का मौका मिला। प्लेकार्ड लहराए गए, नारेबाजी की गई, प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, मोदी सरकार पर मनमानी का आरोप लगाया गया। लेकिन इतना सब कुछ करने के बावजूद कांग्रेस ने कहा कि देश में तानाशाही है, एक पाबंदी है, एक अघोषित इमरजेंसी है। राहुल गांधी तो यहां तक कह गए कि हिटलर ने भी चुनाव जीता था। हिटलर वाले उदाहरण के जरिए वो ये दलील देना चाह रहे हैं कि चुनाव जीतने भर से कोई व्यवस्था लोकतांत्रिक नहीं हो जाती। लेकिन डेमोक्रेसी को लेकर इतने गंभीर आरोप लगाने वाले राहुल गांधी या दूसरे दिग्गज कांग्रेसी 1975 के दौर को याद तक नहीं करना चाहते, जब आंतरिक गड़बड़ी का हवाला देकर इंदिरा गांधी ने देश में इमरजेंसी लागू कर दी थी। तब खुलकर बोलना या जुलूस निकालना तो दूर की बात थी, अखबारों पर भी सरकार ने अफसरों के जरिए पूरा नियंत्रण कर लिया था। तो क्या राहुल गांधी का तानाशाही वाला आरोप सिलेक्टिव है? क्या गांधी परिवार खुद अब ईडी के बहाने सरकार पर आरोप लगा रही है? ईडी के शिकंजे की काट सरकार पर आरोप लगाकर किसी तरह ढूंढ रही है। राहुल गांधी ने आज मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। राहुल गांधी ने कहा कि हिंदुस्तान में लोकतंत्र है ही नहीं, देश में डेमोक्रेसी अब मेमोरी में है। देश में 70 साल में जो बना वो 8 साल में खत्म हो गया। आप सुनिए राहुल गांधी को। वो तो बोलते हैं लोकतंत्र की हत्या हो रही है। वो तो बोल रहे हैं 144 लगी, इसलिए आप लोग यहाँ पर नहीं खड़े हो मगर सकते। हम हैं यहाँ पे, मतलब हम एमपीज हैं। या दैट्स फाइन, नो प्रॉब्लम। आई एम हैप्पी टू बी मैन हैंडल। नहीं, हम तो यहाँ खड़े हैं, अब क्या करें, पुलिस वाले रोक रहे हैं, हम खड़े हैं। ठीक है, आपके जो एमपीज हैं उनको डिटेन भी किया गया है। हाँ, वो यहाँ पे हम सब आए थे, एक एक करके घसीट के ले गए, 2-3 को मारा भी है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने आज राहुल गांधी को करारा जवाब दिया। अनुराग ठाकुर ने कहा कि भ्रष्टाचार करने वाले काले कारनामे करके भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए संसद से सड़क तक आएंगे, तब भी सच झूठ नहीं हो जाएगा। भ्रष्टाचार करने वाले काले कारनामे करके भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए संसद से सड़क तक आएंगे, तब भी सच झूठ नहीं हो जाएगा। जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है, जो बेल पर हैं और जेल जाने से डरते हैं, उनको जांच एजेंसियों का डर क्यों है? आखिरकार छिपा क्या रहे हैं? क्यों सड़कों पर उतर रहे हैं? जनता सवाल बार बार एक पूछती है कि गुनाहगार को गुनाह छिपाने के लिए आखिरकार सबका सहयोग क्यों लेना पड़ रहा है? और भ्रष्टाचार करना और ऊपर से सीना चौड़ा करके सरकार पर दबाव बनाना, जांच एजेंसियों पर दबाव बनाना, ये कहां का न्याय है? तो मुकाबला में आज के कुछ अहम सवाल आपके सामने रखते हैं। कांग्रेस आखिर किससे आजादी की लड़ाई की बात कर रही है? आखिर वो किससे आजादी की लड़ाई ये लड़ना चाहती है? देश तो आजाद है, अपना आजादी का अमृतकाल मना रहा है। इस आजादी का आखिर मतलब क्या है? राजनीतिक विरोध में अपना हित तो नहीं साध रही कांग्रेस? कहीं ईडी की, आईटी, सीबीआई की जो जांच उन पर चल रही है, उसकी काट इन आरोपों के जरिए तो नहीं ढूंढा जा रहा? आजाद देश में राहुल गांधी आखिर किससे आजादी चाहते हैं? क्या ईडी के छापे की भड़ास सरकार पर निकाली जा रही है? और महंगाई, बेरोजगारी को लेकर सवाल आज सरकार से भी पूछे जाएंगे। हमारे साथ दो बेहद खास मेहमान जुड़े हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी की ओर से गौरव भाटिया हमारे साथ जुड़े हुए हैं और कांग्रेस पार्टी की ओर से चरण सिंह सापरा जी। बहुत बहुत स्वागत आप दोनों ही मेहमानों का। बार बार आरोप गौरव जी लगाया जा रहा है और सरकार से ही सवाल यह पूछा जा रहा है कि इस देश में एक अघोषित इमरजेंसी है। देश में ना सिर्फ आपातकाल है, देश में हिटलर शाही है और इसी से आजादी की मांग कांग्रेस पार्टी करती है। मीनाक्षी जी, सबसे पहले तो महंगाई तो एक बहाना है, गांधी परिवार की भ्रष्टाचारी गर्दन को बचाना है। और ये बात इसलिए भी स्पष्ट हो गई कि अभी एक दिन पहले तक ये लोग
जांच एजेंसियों पे दबाव बना रहे थे, संविधान को तार तार कर रहे थे। और इसलिए कर रहे थे क्योंकि गांधी परिवार निरुत्तर था। उनके पास जो सवाल जनता पूछ रही है, भ्रष्टाचार जो उन्होंने किया है, उसका कोई उत्तर नहीं था। लेकिन आज के विषय पे आए उससे पहले मैं एक बात जरूर कहूंगा। मीनाक्षी जी, आप बताइए, इस देश में न्यायपालिका, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, आर्मी और मीडिया, क्या इंडिया टीवी आज किसी के दबाव में काम करता है? मीनाक्षी जी, आपको क्या कॉल आते हैं कभी? क्या आपको डराया धमकाया जाता है? या बाकी चैनल जो है देश के, उनको डराया धमकाया जाता है? क्योंकि राहुल गांधी ने आज ये कहा कि न्यायपालिका पे भी दबाव है, इसका मतलब सर्वोच्च न्यायालय भी दबाव में काम कर रहा है, जो आपत्तिजनक है, जो सुना नहीं जाना चाहिए। और मीडिया भी दबाव में काम कर रहा है। हमारी आर्मी, आप सोचिए, शहादत देती है देश के लिए, इस दिन के लिए कि राहुल गांधी कहे कि आर्मी जो संस्था है वो किसी के दबाव में काम करती है और देश हित में काम नहीं करती। और ये वही कांग्रेस पार्टी है जो आर्मी चीफ को सड़क का गुंडा बुलाती है। राहुल गांधी कहते हैं सर्वोच्च न्यायालय 3-4 लोग चला रहे हैं। और एक बात पे कड़ी आपत्ति दर्ज करता हूं, हिटलर के बारे में हो सकता है इटालियन परिवार को ज्यादा पता हो, लेकिन अगर आपने इस तरह के अपशब्द प्रधानमंत्री के लिए कहे तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। राहुल गांधी को भी जनता फिर ओसामा बिन लादेन बुलाएगी। क्या यह उचित होगा लोकतंत्र में कि एक नेता को ओसामा बिन लादेन बुलाएं, आतंकी सोच का बुलाएं? और आपातकाल जब लगाया इंदिरा गांधी ने, वो काला अध्याय है हमारे देश की आजादी के बाद के काल में। और यह काम किया तो कांग्रेस पार्टी ने किया। आज वो पार्टी लोकतंत्र की बात कर रही है। अरे कहो ना, गांधी परिवार डूब रहा है, उस डूबते हुए जहाज को बचाने के लिए ये सब अनर्गल बयान दिए जा रहे हैं। सापरा जी, परिवार को बचाना है इसलिए महंगाई और बेरोजगारी एक बहाना है, ये भारतीय जनता पार्टी की ओर से गौरव भाटी आरोप लगा रही हैं आप पर। देखिए, गौरव भाटिया जी ने कहा कि गांधी परिवार डूब रहा है इसलिए हम लोग ये प्रदर्शन कर रहे हैं। ये थोड़ा सा एको निकलवा दीजिए जी। लेकिन आज सवाल ये नहीं है कि गांधी परिवार डूब रहा है, सवाल ये है कि देश डूब रहा है। किस तरह से डूब रहा है मैं आपको बताता हूं। अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चरमराई है, महंगाई चरम पर पहुंची हुई है, रुपया जो है औंधे मुंह गिरा है, देश की गरिमा गिर रही है रुपए के साथ साथ। ये नरेंद्र मोदी जी का वक्तव्य मैं कह रहा हूं, इस पर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कुछ नहीं बोलेंगे। देश के अंदर बेरोजगारी इतनी है कि जो 45 वर्ष में जितनी बेरोजगारी नहीं हुई उतनी बेरोजगारी हो चुकी है। आज देश के अंदर अग्निपथ योजना लाई जा रही है क्योंकि ये आर्मी वालों के, डिफेंस वालों की पेंशन देने के लिए इनके पास में पैसे नहीं है। तो जिस देश की अर्थव्यवस्था चरमराई हो, जिस देश के अंदर बेरोजगारी चरम पर हो, जिस देश के अंदर महंगाई चरम पर हो, जहां पर पूरी अर्थव्यवस्था आईसीयू में पड़ी हो, तो वो देश डूब रहा है। और उस देश को डूबने से हम बचाना चाहते हैं। उसी तरह से लोकतंत्र क्यों खतरे में है? क्योंकि हर जगह में ध्रुवीकरण का माहौल है, भय का माहौल है, हर जगह के अंदर हिंदू मुसलमान की बातें आती हैं। इनके ही नेता, दिल्ली से लेकर के गली तक के नेता इस तरह की बातें करते हैं जहां पर ध्रुवीकरण का माहौल तैयार होता है। तो ये तमाम सारी चीजें जिससे देश का एक सोशल फैब्रिक बिगड़ता है, अर्थव्यवस्था बिगड़ती है। आज हमारा देश जो गरीबों की सूची में कहां तक आ गया वो आपको भी पता है। नाइजीरिया को भी हमने पार कर दिया है। और जहां पर इतना फर्क हो कि एक उद्योगपति 8 महीने में विश्व का 4थे नंबर का उद्योगपति बन जाए, उस देश के अंदर 80 करोड़ लोग अनाज जो है वो सरकार से लेकर के मुफ्त में खाते हैं। तो ये क्या इस देश की उपलब्धि है? तो इन सारी चीजों के खिलाफ हम कह रहे हैं कि देश डूब रहा है, देश का लोकतंत्र खतरे में है, देश के लोकतंत्र को बचाने की जरूरत है। इसलिए कांग्रेस पार्टी ठीक है, लेकिन चरण सिंह जी, जब कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के आला नेता राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए चरण जी ये कहते हैं कि देश में हिटलर शाही है, ये तंत्र हमें दे दो तो हम भी बता देंगे, चुनाव जीत कर दिखा देंगे। और ये बात वो उस वक्त कह रहे थे जब इसी लोकतांत्रिक प्रक्रिया से जीत कर आए एक मुख्यमंत्री उनके बगल में बैठे हुए थे। आज राजस्थान में और छत्तीसगढ़ में आपकी सरकार है और फिर भी आपको शंका है कि देश की संस्थाओं को बरगलाया जा सकता है, अपने हिसाब से मोल्ड किया जा सकता है।
देखिए, श्री राहुल गांधी जी ने इसलिए कहा क्योंकि एक एक करके जिस तरह से ये सरकार काम कर रही है, लैंड एक्विजिशन बिल, उस पर कोई चर्चा नहीं, वो सीधा लाया गया, फिर इनको मुंह की खानी पड़ी। जो किसानों का काला बिल था वो भी बिना चर्चा के पार्लियामेंट के अंदर स्टेक होल्डर्स से बात किए बिना ये लेकर के आए, फिर इनको मुंह की खानी पड़ी है। अग्निपथ की स्कीम इन्होंने किसी से चर्चा नहीं की है। देश की अर्थव्यवस्था पर ये विपक्ष को अपने साथ में लेने के लिए तैयार नहीं है। अरे विपक्ष के साथ चर्चा करोगे तो उसमें से कुछ सार्थक निकल के आएगा। हमने भी इस देश की सेवा की है, हमने भी इस देश की सरकार चलाई है। 2008 में जब पूरा ग्लोबल रिसेशन हो गया था, उस समय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने और यूपीए की सरकार ने इस देश की जनता को जरा भी तकलीफ नहीं होने दी। बड़ा आरोप कांग्रेस पार्टी का गौरव जी, चरण जी का कहना यह है कि आप चर्चा से भागते हैं। अर्थव्यवस्था पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है। ठीक, भारतीय जनता पार्टी की सरकार गौरव जी चर्चा नहीं कराना चाहती। जब भी जनता के हित के मुद्दे उठाए जाते हैं, कोई नई योजना लाई जानी होती है तो अपने स्तर पर निर्णय ले लिया जाता है, विपक्ष से पूछा तक नहीं जाता। देखिए, सबसे पहले तो इन्होंने कहा कि हम देश को डूबने से रोक रहे हैं। मीनाक्षी जी, देश तो आज पूरे विश्व को दिशा दे रहा है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर है, एमटीसीआर का मेंबर है, क्वाड का मेंबर है। रेट बढ़ गया आज, जहां भारत की चर्चा होती है सम्मान ही मिलता है। बीच में ना बोले प्लीज। अच्छा मीनाक्षी जी, मैं बोलूंगा ही नहीं क्योंकि ये क्या है, मैं आपको याद दिलाया कि रेपो रेट मेरे ख्याल दो मेहमान हैं, मेरे ख्याल चरण जी, गौरव जी, दो मेहमान हैं, सब एक एक करके अपनी बात रखें, बहुत बेहतर रहेगा। गौरव जी अपनी बात पूरी करें, फिर मैं लौटूंगी आपके पास। बोलिए 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 बोलिए। देखिए, अराजकता की मूर्ति है, जब तक एंकर डांटे ना तब तक समझते नहीं है और डरते ये हैं कि इनकी पोल ना खुल जाए, इसलिए बीच में बोलते रहते हैं। अब मैं चर्चा के विषय पे आता हूं। मैं कह रहा था देश को डूबने की बात करते हैं, आप कांग्रेस को डूबने से बचाइए। देश अब आगे बढ़ रहा है, उसकी चिंता आप मत करिए, ठीक है। दूसरी बात, राहुल गांधी जब ये कहते हैं कि तंत्र हमें दे दो और हम दिखा देंगे, ये तो कांग्रेस की असलियत सामने आ जाती है, तंत्र का दुरुपयोग करना। लेकिन जब भ्रष्टाचार की अतः कर दी इन्होंने, तब जाके 2014 में तंत्र इन्हीं के पास था, लेकिन वो तंत्र का दुरुपयोग करके भी ये सत्ता में नहीं आ पाए, ये भूल जाते हैं। तीसरी बात इन्होंने कही, विपक्ष से चर्चा करो। महंगाई का मुद्दा उठाया, महंगाई के कुछ आंकड़े भी मैं दे दूं और एक दो बातें भी कह दूं। मीनाक्षी जी, जब महंगाई की चर्चा संसद के पटल पर हो रही थी तो निर्मला जी ने जवाब दिया तथ्यों के साथ, ठोस आंकड़े देके, जो मैं भी दूंगा। लेकिन आपको मालूम है कांग्रेस पार्टी पूरा का पूरा जो समूह था वो रण छोड़ बन गया, भाग गया। वो पार्लियामेंट के सदन से भाग गया। क्यों भाग गया भाई? चर्चा करते ना, आंकड़े देते, नहीं दे पाए, ये सच्चाई है। और आंकड़े क्या है मैं बता दूं। आज जब कोविड की महामारी है और उसके बाद यूक्रेन और रूस में युद्ध चल रहा है जिसका वैश्विक असर हुआ है। पहले दुनिया में कितनी महंगाई है ये बता दूं। जर्मनी में 9.1%, यूएसए में 9.1%, ब्रिटेन में 9.4%, स्पेन में 10.8%। और आपको मालूम है भारत में अभी भी 6.5% और 7% है। अब कांग्रेस के समय से तुलना कर दें, 28 महीने ऐसे थे जिसमें 22 महीने इन्फ्लेशन दर 9% से ऊपर रहा और 10% से ज्यादा 9 बार गया इनके शासन में। आपको मालूम है अदिति जी, 8 साल में एक बार भी ऐसा नहीं हुआ, एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि 7% को क्रॉस किया हो। तीसरी बात, फूड खाने की बात करते हैं। इनके समय में फूड आइटम्स पे इन्फ्लेशन था 12.34%, 2011-12 में और 12-13 में। हमारे समय में है 7.35। ओवरऑल इन्फ्लेशन इनका डबल डिजिट में रहता था, हमारा औसतन रहा है 4%। अब आप मुझे ये बताइए, सारे आंकड़े मैंने दिए और उस पे भी अगर ये लोग कहें कि देखिए महंगाई बहुत है, अरे भाई आप तो लूटते भी थे और महंगाई भी थी, भ्रष्टाचार भी करते थे और महंगाई भी थी, तब भी हम जो है ये कहते हैं कि कम से कम सकारात्मक चर्चा करो, भागो मत पार्लियामेंट से। दूसरी बात इन्होंने करी अनएम्प्लॉयमेंट डेटा की। तो बेरोजगारी दर आपको मालूम है बड़े प्रदेशों में सबसे ज्यादा कहां है? राजस्थान में है 29.8%,
12.8%, झारखंड में है 12.2%, उत्तर प्रदेश में है 2। गौरव जी, अगर आप अपने आंकड़ों पर इतने अगर सशक्त हैं तो फिर ये प्रदर्शन होने देते, क्यों मैन हैंडलिंग हुई, क्यों घसीटा गया, क्यों पुलिस का पहरा लगाया गया, क्यों नहीं इन्हें प्रदर्शन करने दिया जा रहा है? मैं उत्तर संक्षेप में, फिर मैं चरण जी के पास आपको बताता हूं क्यों। बिल्कुल संक्षिप्त में बताऊंगा। सबसे पहले मीनाक्षी जी, राहुल गांधी और सोनिया गांधी और प्रियंका वाड्रा गांधी भी वही हैं जो आम नागरिक का हक है वही उनका है। पहली बात, क्या इनके पास अनुमति है? कोई प्रदर्शन करने से पहले अनुमति लेनी पड़ती है कि नहीं लेनी पड़ती? आम जनता को कष्ट नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, धारा 144 लगी है, उसका उल्लंघन कर रहे हैं। वीवीआईपी समझते हैं अपने आप को, हिटलर हैं क्या? दबा देंगे सरकार को, आम जनता की आवाज को दबाएंगे क्या? ये नहीं सहा जाएगा। तीसरी बात, जो प्रदर्शन होता है डेजिग्नेटेड साइट्स हैं, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा हुआ है कि डेजिग्नेटेड साइट पे ही करिए। क्यों आप करना चाहते हैं जब पार्लियामेंट सेशन में उसके पास मान लीजिए कोई दुर्घटना हो जाए, कोई हमला हो जाए, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? और मैं कहता हूं Z+ प्रोटेक्टी हैं प्रियंका वाड्रा जी और राहुल गांधी जी, ठीक है हमारे विरोधी हैं, मान लीजिए उनकी जान पे ही खतरा बन जाए, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? आप बताएंगे? ठीक है, इसलिए मैं कहता हूं कि ये जो तरीका है ये ठीक नहीं है। अराजकता फैला के जो भ्रष्टाचार तुमने किया है और पकड़े जा रहे हो, उससे बच नहीं पाओगे। चरण जी, ये लोकतंत्र का इतना हाहाकार क्यों? आज प्रदर्शन करने के लिए आपने इजाजत मांगी होती तो प्रदर्शन की इजाजत भी मिलती। सदन के अंदर सांसद है आपके, महंगाई पर चर्चा हो सकती थी, लेकिन लोकसभा से कैसे आपके सभी सांसदों ने वॉकआउट कर दिया, वो तस्वीरें भी हमने देखी। राज्यसभा में फिर चर्चा भी हुई। आखिर कांग्रेस पार्टी चाहती क्या है, किस बात से आजादी चाहती है? देखिए मीनाक्षी जी, सर्वप्रथम तो मैं उसका उत्तर दे दूं जो इन्होंने ग्लोबल रिसेशन की बात की या इन्होंने कुछ आंकड़े बताए, ये आंकड़ों के खेल के अंदर आपके व्यूअर को उलझाना चाहते हैं। इन्होंने जितने भी आंकड़े गिनाए या इन्होंने ग्लोबल बातें की कि ब्रिटेन में इतनी महंगाई है, उधर इतनी महंगाई है, मुझे ये बताइए कि ये सारी चर्चा एक मिनट ये सारी चर्चा करने से क्या पेट्रोल का जो भाव है वो 110 रुपए से 74 रुपए हो जाएगा? क्या डीजल का भाव जो 98 रुपए है वो 58 रुपए हो जाएगा? क्या ग्लोबल में प्रॉब्लम है इसलिए हमारे देश के अंदर आटा जो है वो 100 से 50 हो जाएगा या 5 रुपए हो जाएगा? या खाने का तेल जो 300 रुपए प्रति लीटर मिल रहा है वो क्या 110 रुपए प्रति लीटर हो जाएगा? आज आपने जीवन आवश्यक वस्तुओं पर जीएसटी लगाकर पैर में पहनने वाली चप्पल से लेकर, यानी चप्पल से लेकर पहनने की चीजें, खाने की चीजें, ओढ़ने की चीजें, और इतना ही नहीं, आपने तो श्मशान भूमि पर भी टैक्स लगा दिया है, उस पर भी, श्मशान भूमि के निर्माण पर भी टैक्स लग गया है। तो ये जो आपने जीएसटी लगाया है, जीएसटी लगा करके गरीब आदमी को और दबाने का प्रयास लेकिन किया है। चरण जी, यही सवाल जब भारतीय जनता पार्टी से पूछा जाता है, चरण जी, में 26 लाख इस सवाल का जवाब दीजिएगा कि जब यही सवाल हम भारतीय जनता पार्टी से पूछते हैं तो वो कहते हैं, निर्मला जी ने कहा कि जब जीएसटी काउंसिल की मीट हो रही थी तब आप लोगों ने इस पर आपत्ति क्यों नहीं दर्ज की, तब आप लोगों ने इससे बैकआउट क्यों नहीं किया, और आज जब ये जीएसटी लागू कर दी गई है तब आप ये कह रहे हैं कि सरकार का रोल है इसमें, बल्कि इसमें गैर बीजेपी शासित राज्यों का भी रोल था। नहीं, मुझे ये बताएं कि हमारे गैर बीजेपी राज्य कितने हैं? गैर बीजेपी शासित राज्य बहुत कम होंगे। और अगर निर्मला सामंत जी इतनी ईमानदार है, देश के अंदर महंगाई और इन्फ्लेशन कम करना चाहती हैं, तो जीएसटी काउंसिल में प्रस्ताव ही नहीं रखती ये सारी चीजों पर जीएसटी लगाने का। ये एक बात। तो आप दुनिया को बरगलाइए मत। आपकी एडमिनिस्ट्रेशन फेल हो चुकी है, आपके पास कोई योजना महंगाई को कम करने के लिए नहीं है, और आप हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। खाली आपने जिस तरह से 26 लाख करोड़ रुपया कमाया है पेट्रोल डीजल पर एक्साइज लगा करके, लोगों की जेब लूटी है आपने, लोगों की जेब लूट करके आपने जो उद्योगपति है उनका 13 लाख करोड़ रुपया माफ किया है। इस पर भारतीय जनता पार्टी को उत्तर देना पड़ेगा। आपको यह भी बताना पड़ेगा कि कितने और ऐसे बैंक हैं जो इस तरह से बंद होंगे। कई बैंक जो है वो लुट रहे हैं। बैंक लुट करके ये उद्योगपतियों को पैसा देते हैं, उद्योगपति यहां से बाहर फरार हो जाते हैं और ये फिर पैसे की तलाश में हम लोग बैठे रहते हैं। तो ये सारा जो षड्यंत्र है, चाहे वो एनसीएलटी का है या एनपीए अकाउंट्स का है, ये तमाम सारे षड्यंत्र के अंदर पूरे देश की अर्थव्यवस्था जो है वो बैठ रही है।
आरबीआई ने आज जो रेपो रेट बढ़ाया है, वो क्यों रेपो रेट बढ़ाया है? क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था चरमरा रही है, इसलिए रेपो रेट बढ़ाया है। रेपो रेट बढ़ा है इसलिए महंगाई और बढ़ेगी, लोगों की घरों की इंस्टॉलमेंट जो बैंकों में भरनी है वो इंस्टॉलमेंट में भी इजाफा होगा। तो ये तमाम सारी चीजें हैं जिससे आज दुनिया दुखी है। उस दुनिया की आवाज, उस पब्लिक की आवाज जो इस महंगाई से त्रस्त है, उसको लेकर के कांग्रेस पार्टी उतरी है। और आपने पार्लियामेंट की बात की, मैं 10 सेकंड और लेता हूं। आपने पार्लियामेंट की बात की, विपक्ष ने कहा कि 267 के तहत हमको चर्चा चाहिए ताकि हम बाकी सारे विषयों को साइड में रख करके हम 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे इस पर महंगाई पर चर्चा करें, क्योंकि देश की अर्थव्यवस्था जो है वो बहुत विकट परिस्थिति में पहुंच गई है। लेकिन इस सरकार ने इजाजत नहीं दी, इन्होंने मात्र 2 घंटे, 3 घंटे की इजाजत दी है। इसी तरह से अनेक विषयों पर जब भी विपक्ष बात करना चाहता है, ये उसकी इजाजत नहीं देते हैं। इसलिए कहा गया है कि ये कहीं ना कहीं अघोषित इमरजेंसी जैसा माहौल बन रहा है और जबरदस्ती बिलों को पास किया जा रहा है, ना तो बिल स्टैंडिंग कमेटी में चर्चा के लिए जा रहे हैं। आज इनके पास में इस पर मैं गौरव जी का जवाब लेती हूं और दो आंकड़ों के साथ गौरव जी, मैं आपके पास गैरवापर हो रहा है, उसका दुरुपयोग हो रहा है। ठीक, गौरव जी, 2 आंकड़े, 2 खबरों के साथ मैं आपके पास आ रही हूं। एक का जिक्र तो चरण सिंह सापरा जी ने किया कि आज आरबीआई ने रेपो रेट में बढ़ोतरी कर दी और 50 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी के बाद अब बैंकों से कर्ज लेना आम आदमी का और महंगा हो गया है। और दूसरी खबर लखनऊ से, आपका भी लखनऊ से नाता है, जहां पर पेट्रोल और सीएनजी के दाम बराबर हो गए हैं। अब बताइए, जिन लोगों ने सीएनजी किट अपनी गाड़ियों में लगवाई थी ये सोच के कि शायद सस्ता पड़ेगा, पर्यावरण के लिए भी बेहतर होगा, आज वो पेट्रोल के बराबर दाम का भुगतान कर रहे हैं। महंगाई तो है सर, अब आप इसे 7% कहें या 6.5%, पर महंगाई है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। मीनाक्षी जी, देखिए, आपने कहा महंगाई तो है। हाँ, जिस तरह से महंगाई को 3-3.5% से लेके 4.5%, 6-7 साल रखा बीजेपी की सरकार ने, उससे बढ़ के 6.5-7% है। ये बात वित्त मंत्री ने भी संसद के पटल पर कही है। और देखिए, विरोधाभास है इनके तर्कों में। विरोधाभास इसलिए है कि ये कहते हैं आज रेपो रेट बढ़ा है 50 बेसिस पॉइंट। मीनाक्षी जी, रिजर्व बैंक कब बढ़ाता है रेपो रेट, आपको मालूम है? जिससे कि लोग ज्यादा रुपया बैंकों में जमा करें, क्योंकि इंटरेस्ट रेट हायर है और मार्केट में रुपया कम होगा तो इन्फ्लेशन कंट्रोल होगा। इन्फ्लेशन कंट्रोल होगा तो जो वस्तुएं हैं उनके दाम गिरेंगे। ये एक तरीका होता है, ये पूरी दुनिया में यही किया जाता है। जब रेपो रेट बढ़ाते हैं तो कहते हैं देखिए कैसे बढ़ा दिया, होम लोन की किस्त बढ़ जाएगी, लेकिन जो बाकी चीजों में दाम कम होंगे, इकोनॉमी बेहतर होगी, उसका कोई जिक्र नहीं करेंगे। मैंने 2 विकेट गिरा दिए आपके चैनल पे कांग्रेस पार्टी के। पहला, मैंने महंगाई के आंकड़े दिए। यहां मेरे साथी बैठे, इन्होंने एक आंकड़ा नहीं दिया। ये भी नहीं बोल पाए, क्योंकि जानते हैं सच है कि 10 और 11% इन्फ्लेशन दर थी, नहीं बोल पाए, एक आंकड़ा नहीं दिया। दूसरा, मैंने बेरोजगारी का दिया। उसके बाद ये गोल पोस्ट बदल के भाग गए जीएसटी काउंसिल पे और पेट्रोल डीजल पे। अब मैं जीएसटी काउंसिल पे 2-3 बातें इंपॉर्टेंट बताता हूं। इन्होंने कहा हमारे राज्यों की संख्या कम है। अरे भाई, अभी तो राज्य की संख्या राजस्थान और छत्तीसगढ़ है, कुछ समय बाद वो भी नहीं रहेगी। क्यों नहीं रहेगी, मैं आपको बताता हूं। जीएसटी काउंसिल में जब प्रस्ताव आया, उससे पहले ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स का एक बॉडी बनी, इनसे सुझाव मांगे गए कि जो खाने की वस्तुएं हैं इन पे कितना टैक्स है। इससे पहले भी टैक्स रहा है, पंजाब में इनकी सरकार थी, इन्होंने हजारों करोड़ रुपए उस पे वैट लगा के वसूले खाने के चीजों पे। और इस ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स में राजस्थान के मंत्री भी थे, केरला के थे, पश्चिम बंगाल के थे, जो तीनों विपक्षी पार्टियों की सरकारें हैं। अब आप मुझे बताइए, इन्होंने प्रस्ताव दिया कि हां लगना चाहिए, और उसके बाद वो सर्वसम्मति से पास हो गया जीएसटी काउंसिल में। अरे आप वहां विरोध दर्ज कर देते, आज चिट्ठी लेके आते, यहां दिखाते इंडिया टीवी पे कि हमने विरोध किया था और उसके बावजूद कर दिया। लेकिन आपने ऐसा कुछ नहीं किया, ना कोई प्रमाण लाए। दूसरी बात इन्होंने पेट्रोल की करी। देखिए कितने नासमझ हैं, या तो नासमझ हैं या देखना नहीं चाहते हैं। पेट्रोल की, डीजल, आपने लखनऊ की बात करी, मैं बता दूं वहां पे पेट्रोल की कीमत जो है वो 96 रुपए 57 पैसे है। हरियाणा में 96 रुपए है,
राजस्थान में, जयपुर में मालूम है कितनी है? 109 रुपए। भारत में सबसे महंगा पेट्रोल डीजल कहां है? श्रीगंगानगर, राजस्थान में। वहां तो वैट नहीं घटा रहे, वहां महंगाई नहीं है। और आप याद करिए, राजस्थान के बेरोजगार, क्योंकि 29% से ज्यादा बेरोजगारी है। जब प्रियंका वाड्रा गांधी लखनऊ गई थी तो मीनाक्षी जी वहां बेरोजगार गए और कहने लगे, भैया राजस्थान में तो आप कभी आती नहीं हो बेरोजगारी की बात करने, हम आपसे मिलने यहीं आ गए हैं। और हुआ क्या? चुनाव में सुपड़ा साफ हो गया। इनकी सीटें आई दो सीटें आई। और यही बातें राहुल गांधी, ये सबसे महत्वपूर्ण है, 2019 के चुनाव में क्या कहते थे? लोकतंत्र खतरे में है, हिटलर आ गए। लेकिन जनता ने ऐसा करारा थप्पड़ मारा कि आप देखिए कांग्रेस पार्टी की हालत क्या है। G23 अंदर बना हुआ है। ये फर्क है। अगर जनता आशीर्वाद दे रही है तो वो ईमानदारी, कर्मठता, जो काम किया है, गरीबों के लिए खड़े हुए हैं, पिछड़े समाज के लिए खड़े हुए हैं, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, मजदूरों के लिए, इसीलिए आशीर्वाद मिलता है। ठीक है चरण सिंह जी, अब जब बार बार लोकतंत्र का हनन हो रहा है, ये आरोप लगाए जाते हैं, तो अब एक आंकड़ा मैं भी आपके सामने रखती हूं। राष्ट्रपति शासन देश में कब कब लगाया गया, जरा मैं पीसीआर से निवेदन करूंगी वो पूरा आंकड़ा जरा हमारे दर्शकों के सामने रखें। जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल में 7 बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया। लाल बहादुर शास्त्री के कार्यकाल में 2 बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया। राजीव गांधी की सरकार के कार्यकाल में 6 बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया। पीवी नरसिम्हा राव की सरकार में 11 बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया। और मनमोहन सिंह जी की सरकार के कार्यकाल में 10 बार, तो इंदिरा गांधी की सरकार के कार्यकाल में 45 बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया। चरण सिंह सापरा जी, ये आंकड़े आपको भी पता है और फिर आप ये कहते हैं कि आज की तारीख में लोकतंत्र का हनन हो रहा है। आंकड़े झूठ नहीं बोलते। देखिए, फिर आप आंकड़ों के अंदर आ गए। मैं भी तो आंकड़ों की ही बात कर रहा था, जो अकलमंद प्रवक्ता बीजेपी के, जिन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। मैं ये चाह रहा था कि ये बताएं कि गैस का सिलेंडर, एलपीजी सिलेंडर जो है वो 1050 मैं लोकतंत्र के हनन पर आना चाहती हूँ। आपने महंगाई की बात कही, मैंने मानी वो बात। मैंने आपके दोनों मुद्दों को लेकर मैं गौरव जी के पास गई कि पेट्रोल महंगा, सीएनजी महंगी, डीजल महंगा, तेल महंगा। के हनन से पहले, हाँ, लोकतंत्र से पहले मैं ये तो जान लूं कि भाई सिलेंडर के भाव कब कम कर रही है स्मृति ईरानी, या ये कब कम कर रहे हैं? 1053 से 400 कब हो रहा है? आपकी जनता को, आपके व्यूअर को तो पता चले। उस पर ये नहीं बोलेंगे, उल्टे सीधे आंकड़े बता करके आपको उलझाने का प्रयास करेंगे। अब आते हैं लोकतंत्र पर, जो आप लोकतंत्र की बात कर रहे हैं। लोकतंत्र क्या होता है? लोकतंत्र का मंदिर जो है पार्लियामेंट, उसके अंदर हर विषय पर चर्चा होनी चाहिए। ये क्या करते हैं? ये विषय लाते हैं और चाहते हैं कि बिना चर्चा के वो क्लियर हो जाए। मैंने आपको उदाहरण भी दिए, लैंड एक्विजिशन एक्ट से लेकर के मैंने आपको किसानों के काले बिल से लेकर के अग्निपथ तक सारी चीजें बताई। अब बताइए, जो किसानों के बिल इन्होंने बनाने थे, वो किसानों के काले बिल कम से कम किसानों से तो चर्चा कर लेते, विपक्ष से नहीं करते। तो बिना किसानों से, बिना स्टेक होल्डर से, लेकिन आज सच क्या है चरण सिंह जी, क्या ये बिल वापस नहीं लिया गया? और किस तरह से इंप्लीमेंटेशन किया कि 1 साल तक किसान बेचारे वो धूप में, बरसात में, ठंड में, जाड़े में बैठे रहे। कितने 700 किसानों की मृत्यु हो गई। और आज ये महंगाई पे बात करना चाहते हैं, तो बताएं कि किसानों का जो फर्टिलाइजर है वो कब सस्ता मिलेगा, वो भी बताएं। जो किसानों के बीज है वो कब सस्ते होंगे। राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप के साथ गौरव जी के पास जाऊंगी, लेकिन चरण जी, मेरा बड़ा बेसिक सा सवाल था, जब राहुल गांधी जी डंके की चोट पर यह कहते हैं कि देश में लोकतंत्र का हनन हो रहा है, आवाज दबाई जा रही है, मीडिया पर पाबंदी है, विपक्ष पर पाबंदी है, कोई अपनी बात नहीं कह सकता, प्रोटेस्ट नहीं कर सकता, तो जो घोषित इमरजेंसीज लगी हैं देश में, उनकी तस्वीर मैंने आपके सामने रख दी आंकड़ों की जुबानी। और आज भी आप ये कहते हैं कि हाँ, नरेंद्र मोदी के शासनकाल में इमरजेंसी है। देखिए, मैं आपको वही बता रहा हूं, लोकतंत्र का हनन जो है उसके मैंने 3-4 उदाहरण आपको पार्लियामेंट के दिए हैं। और दूसरा उदाहरण, आज का ताजा उदाहरण दे देता हूं। मुंबई के अंदर भी आज ये सारा महंगाई के विरुद्ध प्रोटेस्ट हुआ है। आपको पता क्या हुआ? यहां पर अभी भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे की सरकार आ गई है ना। कल रात को मुंबई के अंदर
3000 कांग्रेस पार्टी के नेताओं को 149 के नोटिस दिए गए। भाई क्यों दिए गए? क्या पूरी मुंबई में 144 लगा है क्या? दिल्ली में तो आप 144 की बात करते हैं, मुंबई में कहीं 144 नहीं था। और फिर जब हम प्रमुख नेता जो निकले हैं, सुबह 5 बजे से लेकर के सबको अरेस्ट किया है। 10,000 कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता और नेताओं को मुंबई के अंदर अरेस्ट किया है। मुझे भी अगर वहां पर जाना था जहां पर मोर्चा था, तो मुझे 4 वहां पर पुलिस के वो पार करने पड़े हैं। तो ऐसा इमरजेंसी का माहौल मात्र दिल्ली के अंदर नहीं, वो इमरजेंसी का माहौल महाराष्ट्र के अंदर, जहां पर बीजेपी एकनाथ शिंदे की सरकार बन चुकी है। इतना डरते हैं, ये डरते हैं कांग्रेस पार्टी से कि कांग्रेस पार्टी इसको कोई बड़ा जन आंदोलन न बना ले, इसके लिए हमारी आवाज दबाना चाहते हैं, हमारे नेताओं को अगर वाकई में चरण सिंह जी ये बात जनता समझ रही है, हमको रोकते हैं, लाठीचार्ज होता है। अगर वाकई में राहुल गांधी जी के बात और आप जिस बात को आगे बढ़ा रहे हैं वो जनता समझती है, तो फिर भारतीय जनता पार्टी को क्यों जिताती है? बार बार इसलिए तो भारतीय जनता पार्टी कहती है हम चुनाव जीत रहे हैं, हमने राज्यों में जीता, हमने 2 बार देश का चुनाव जीता और बहुमत के साथ जीता। क्यों फिर? क्या देश की जनता ये नहीं समझ पा रही है जो आप लोग समझ रहे हैं? देखिए, इसका उत्तर श्री राहुल गांधी जी ने आज दिया है। और मैं भी ये हमेशा कहता आया हूं कि सत्ता बल, धन बल और बाहुबल का पुरजोर उपयोग हो रहा है। क्या मीनाक्षी जी आपको याद नहीं है 2017 के अंदर गोवा की सरकार किस तरह से बनी, मणिपुर की सरकार नहीं, मैं इसी मुद्दे के साथ जाती हूँ गौरव जी। सत्ता का बल या फिर उत्तराखंड की सरकार को गिराने का कैसे कोशिश की, और अभी मध्य प्रदेश और कर्नाटका और महाराष्ट्र की सरकार किस तरह से बनी, क्या आपको नहीं पता है? इसका तुरंत जवाब गौरव जी। सत्ता बल और बाहुबल के डराया धमकाया जाता है, ईडी की धमकियां दे करके ये सारे विधायकों को लिया जा रहा है। तो ये दबाव तंत्र से हो रहा है, दबाव तंत्र से हो रहा है। कहीं सरकार आप बना रहे हैं बाहुबल से, धन बल से, और कहीं पर ईडी के बल से आप सत्ता गिरा भी रहे हैं। मीनाक्षी जी, अभी तक की जो चर्चा हुई है, नेशनल हेराल्ड पे कोई जवाब नहीं। महंगाई की चर्चा में लोकसभा और राज्यसभा से क्यों चले गए कांग्रेस के नेता? महंगाई के अंदर नेशनल हेराल्ड महंगाई पे कोई आंकड़ा नहीं। बेरोजगारी राजस्थान में सबसे ज्यादा क्यों है, इस पे कोई जवाब नहीं। जीएसटी काउंसिल में विरोध क्यों नहीं किया? सिलेंडर का रेट कब कम करोगे, वो आंकड़ा तो दे दो। डीजल राजस्थान में बीच में मैं बोला नहीं था। मीनाक्षी जी शांत कराइए, कब कम होगा वो बताओ। चरण सिंह जी सुन लें एक बार, जब शांत हो जाएंगे तब बता दीजिएगा। बोले गौरव जी। मीनाक्षी जी, ये घबराने की निशानी होती है कि अपनी बारी में बोलने के बाद जब हम अपनी बात रखें तो बीच में बोलने लगे। तो मैं कह रहा था पेट्रोल डीजल आंकड़े दिए मैंने, श्रीगंगानगर में सबसे ज्यादा है, इन्होंने कोई आंकड़ा नहीं दिया। इन्होंने एक बात और उठा दी, इन्होंने कहा गैस सिलेंडर के दाम। तो ये भूल गए कि 31 जनवरी 2014 गैस सिलेंडर का रेट था 1241 रुपए, जो अभी है उससे करीब 22-23% ज्यादा। और आपको मालूम है, रेणुका चौधरी प्रेस वार्ता करती हैं, जख्मों पे नमक कैसे छिड़कती है। उनसे पत्रकार ने पूछा ये 1241 का है, कहती है 1241 का गैस सिलेंडर नहीं ले सकते हो, ये महंगाई है क्या? मनमोहन सिंह जी से पूछा पत्रकारों ने, मनमोहन सिंह जी ने कहा क्या पैसे पेड़ पे लगते हैं? अरे हमें काम करना है तो हम तो टैक्स लगाएंगे, महंगा देंगे सिलेंडर, हम तो करेंगे, महंगाई है तो क्या हुआ? ये इनका जवाब था। आज तक हम लोगों के यहां से किसी ने इस तरह का बेतुका जवाब नहीं दिया। और सच्चाई क्या है, जनता हमें क्यों आशीर्वाद देती है? 200 करोड़ टीके लग गए। ये लगे, प्रधानमंत्री जी ने टीका वो लगवाया जिसपे कांग्रेस के राहुल गांधी कह रहे थे खतरनाक है। भूपेश बघेल ये कहने की बजाय कि सब लोग टीका लगाओ, कह रहे थे कि नहीं, कोवैक्सीन सही नहीं है। 80 करोड़ नागरिकों को 2 साल मुफ्त राशन दिया कोविड की महामारी में। इन्होंने क्या किया? ये तो बाहर भी नहीं निकले, कोई सेवा नहीं करी नागरिकों की, अब आके ज्ञान दे रहे हैं। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स जो एनपीए हैं, इन्होंने क्रिएट करे, करीब 28 लाख करोड़ रुपए ज्यादा इन्होंने लोन दिया आखिरी के कुछ सालों में। और 5 लाख करोड़ रुपए की रिकवरी अगर हमने करी, जो कि सर्वोच्च न्यायालय ने भी एक जजमेंट में कहा है कि बहुत अच्छी रिकवरी करी है, ये हमने करी। और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, राजीव गांधी कहते थे 1 रुपया चलता है, पहुंचता जमीन पे 10 पैसे हैं। अब
2 लाख करोड़ रुपए बच चुके हैं, क्योंकि सीधा खाते में रुपया जाता है, ये फर्क है। और सबसे बड़ी बात है, लोकतंत्र में जनता का आशीर्वाद किसको मिलता है ये मायने रखता है। अभी 5 विधानसभा प्रदेशों में चुनाव हुआ, इनकी सरकार थी पंजाब में, 4 प्रदेशों में हमारी सरकार थी। 4 प्रदेशों में सरकार पुनः आए, ये एक मुश्किल कार्य था, लेकिन असंभव नहीं था, क्योंकि मेहनत करी थी और प्रो इनकम्बेंसी पहली बार सुना और 4 प्रदेशों में भाजपा की सरकार आई। पंजाब में इनकी सरकार थी, क्या हुआ, जनता ने लताड़ा वो तो ये कह और रहे हैं भगा ना कि दिया, धनबल क्योंकि से हुआ, जानते हैं ये बाहुबल खानदानी से चोर हुआ। है। इनके धनबल, बाहुबल, एक परिवार के सत्ताबल से। 3 सदस्य बेल पे बाहर है। कोई राजनीतिक परिवार पूरे भारत में है जिसके 3 सदस्य भ्रष्टाचार के आरोप में बाहर है? नहीं है मीनाक्षी जी। ठीक, कनेक्शन शायद कट गया है मीनाक्षी जी, एक आपकी आवाज नहीं आ रही। छोटा सा रिएक्शन चरण सिंह जी, आप फोन हर करवा बार दीजिए। धनबल, बाहुबल, सत्ताबल, ईडी बल का आरोप नहीं लगा सकते, क्योंकि इसी लोकतांत्रिक ढांचे की, इसी लोकतांत्रिक प्रक्रिया के जरिए आपकी राजस्थान की सरकार भी बनी, आपकी छत्तीसगढ़ की सरकार की भी बनी, और आगे भी चुनाव इसी आधार पर होंगे। सभी संस्थाओं को टारगेट कर देना, इंक्लूडिंग इलेक्शन कमीशन, ये मीनाक्षी जी, मैं हाथ हैरान कर देने वाला है। बोलें। मीनाक्षी जी, मैं हाथ जोड़ के आपको विनंती करता हूं कि आप इनको कवर फायर मत दीजिए। क्या आपको नहीं पता कि महाराष्ट्र की सरकार किस तरह से बनी है? क्या क्या उसमें घपलेबाजी हुई है? सत्ता बल, धनबल और बाहुबल का उपयोग नहीं हुआ? क्या ऐसे ही सूरत बैठे थे? क्या ऐसे ही आसाम में जाकर के बैठे थे? फ्री में बैठे हुए थे? अच्छा, क्या मुझे चार्टर्ड नहीं पता प्लेन था इनको कि फ्री ये में केस मिलता है? लेकर आप कौन कोर्ट देता में है गए इनको हैं और फ्री हमने में? रिपोर्ट तो नहीं किया। ये तमाम सारी नहीं, मैं आपको हाथ जोड़ता हूं कि ये जो बातें सच्ची है, कम से कम वो सच्ची कहनी चाहिए कि जो महाराष्ट्र की सरकार है वो गलत तरीके से बनी है, लोकतंत्र की हत्या हुई है। मध्य प्रदेश की सरकार में लोकतंत्र की हत्या सापरा जी, ये बात यदि कोर्ट कहेगी तो मुझे भी कहने में कोई आपत्ति नहीं होगी। यदि धनबल का सबूत सामने आएगा चरण सिंह जी, तो मुझे भी कहने में कतई आपत्ति नहीं होगी, क्योंकि जनता का दिया हुआ मैंडेट कौन कब कहां से छीनता है और कहां कैसे सरकार बना लेता है, महाराष्ट्र उसका सर्वोत्तम उदाहरण है, सर्वोत्तम उदाहरण है, जहां पर बीजेपी और शिवसेना मिलकर चुनाव लड़े और उसके बाद माइती वहां पर सरकार बना ले। चरण सिंह जी, मेरे पास समय इतना ही था। बहुत शुक्रिया आपका भी, गौरव जी, बहुत शुक्रिया मुकाबला में हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।